नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सोनल सैनी हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके समक्ष कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत के साथ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। इस निबंध के लेखक हैं श्री प्रयाग शुक्ल जी। इनका जन्म 28 मई 1940 में कलकत्ता में हुआ। प्रयाग शुक्ल जी हिंदी भाषा के कवि हैं। कविता के अलावा इन्होंने कई विधाओं में लिखा है, जैसे कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य। प्रयाग शुक्ल जी दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग में द्विजदेव सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित हैं। बच्चों, इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश में हो रहे खान पान संबंधी महत्वपूर्ण बदलावों की तरफ ध्यान आकर्षित करना। इससे पता चलता है कि लोग अब खाने में रूढ़िवादी नहीं हैं। हमारे आसपास खान पान की मिश्रित संस्कृति विकसित होती जा रही है। आज लोगों के पास समय का नितांत अभाव है, इसीलिए लोग बाहर का खाना या जल्दी बनने वाला खाना ही रसोई में ज़्यादा रखते हैं। इस निबंध के द्वारा हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए व अपने उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने लिए बेहतर खान पान का चुनाव करने में सक्षम बनेंगे। आइए बच्चों, अब इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। खान पान, खाना पीना, बड़ा दक्षिण भारत का एक व्यंजन, मिश्रित, मिली जुली, सकारात्मक, अच्छा, गृहिणियों, घर में रहने वाली स्त्रियां, कामकाजी, काम करने वाली, विस्तार, फैलाव, आम, साधारण, खास, विशेष, पश्चिम, पश्चिमी देशों की सभ्यता। आइए अब इस निबंध को समझते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत बनने वाले भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। इस निबंध के द्वारा रचनाकार बता रहे हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव के कारण हम एक राज्य का भोजन दूसरे राज्य में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम विदेशी भोजन भी अब अपने क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि 2 मिनट्स नूडल्स और आलू चिप्स जैसे तुरंत बनने वाले भोजन सभी को प्रिय होते जा रहे हैं और गुजराती ढोकला, बंगाली मिठाइयाँ आजकल हर शहर में उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ लोग दूसरे प्रदेशों के व्यंजन भी स्वाद लेकर खा रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेज़ी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है
और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की तुलना पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। लेखक कहते हैं, अंग्रेजों के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घर में नाश्ते का रूप ले चुके हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों को पसंद करती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। लेखक आगे लिखते हैं, यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं, पर अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में अब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। यहाँ लेखक कहते हैं कि महंगाई के कारण और पकवानों को बनाने में जटिल प्रक्रियाओं के कारण भी स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। इस भागम भाग जिंदगी में लोग ऐसे देसी विदेशी व्यंजन अपनाने का प्रयास करते हैं जो बनाने में भी सुविधाजनक होते हैं। उद्योग धंधों, नौकरियों और तबादलों के कारण भी एक प्रदेश का खान पान दूसरे प्रदेश में पहुंचा है। लेखक कहते हैं कि खान पान की इस नई संस्कृति के द्वारा हमारी राष्ट्रीय एकता को भी बल मिल सकता है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारे स्थानीय व्यंजनों को भी नया जीवन मिलना चाहिए। उन्हें केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ देना चाहिए।
अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। लेखक समझा रहे हैं कि आधुनिकता के चलते कई स्थानीय व्यंजनों को हमने छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल से ऐसी बहुत सी चीज़ों को अपना रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण के अनुकूल नहीं है। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं जिसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः हमें इस विकसित संस्कृति को हमेशा जांचते रहना ज़रूरी है। आशा है यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।